Hello everyone. So as we are approaching towards 2027 of UPSC CSE, so many of you were asking to have a roadmap कि कैसे prepare करें, and there were n number of students जो different background से हैं, be it academic और UPSC का भी एक particular background कि कितना cover किया है नहीं किया है. तो depending on that, you should make your own roadmap. So here I will just share with you what can be the basic framework, but उसको personalize करना वो आपका काम है. Fine. So let's understand कि किस type के students हैं, aspirants की category क्या है, and then we can personalize our own plan. So let's see the category of aspirants. So first you need to identify your level. I have divided it in 3 categories. See, पहला is when you are an absolute beginner. मतलब अभी आपने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया है एंड यू हैव ज़ीरो एक्सपोजर, यू आर एट द बेयर मिनिमम लेवल की बस आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मे बी यू आर वर्किंग एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. तो आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, ओके, एंड नाउ यू नीड सम टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा टू बिल्ड योर फाउंडेशन. फाइन. एंड देन कम्स इंटरमीडिएट लेवल जहाँ पे यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपोजर. वो एक्सपोजर कैसा हो सकता है? एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ कोचिंग हो सकता है, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने ग्रेजुएशन के साथ या पीजी के साथ में प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड दे हैव नॉट गिवन एनी अटेम्प्ट. बट सेकेंड एक्सपोजर आपका अटेम्प्ट का हो सकता है. सो लेट्स से आपने एक अटेम्प्ट दिया, जस्ट अ ट्रायल अटेम्प्ट, और मे बी आपने प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था. सो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो व्हेन यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपोजर, okay, to the content and the attempt. Then comes the close to advanced level where you have given serious attempts. So for example, you have given 2-3 attempts and somehow either you were able to clear prelims but mains में score अच्छा नहीं आ रहा है, and maybe you are not clearing prelims but आपका कुछ कट ऑफ से हल्के से पॉइंट से रह रहा है. So now you have thought about, sorry, yeah, 2-3 attempts and अभी आपने सोचा है कि मुझे skip करना है 2026 and 27 को target करना है. Fine. So you can see कि किस level पे आप हो. So identify your level first and then prepare accordingly. Because ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि हम एक बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं या एक बेसिक हमें आइडिया दे दे कोई और उसी को हम फॉलो करेंगे, नॉट इवन गेटिंग द पार्ट कि हमने कितना प्रिपेयर किया है, किस लेवल पे अभी हम हैं और आगे कितना गैप है जिसे ब्रिज करना है. सो आइडेंटिफाई योर लेवल एंड आइडेंटिफाई द गैप्स दैट यू हैव इन रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन. नाउ दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क, द प्रोसेस. जो कहते हैं ना कि एग्जाम का एक प्रोसेस है, इस पूरी प्रिपरेशन का एक प्रोसेस है, बट एक्चुअली में वो प्रोसेस है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं बट हमें कोई बताता नहीं है कि प्रोसेस में है क्या एग्जैक्टली. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. फर्स्ट प्रोसेस का एक पहला फेज होता है जिसमें आप फाउंडेशन बिल्ड करते हो, मतलब यू आर बिल्डिंग योर बेसिक्स, यू आर कवरिंग द स्टैटिक सिलेबस एंड स्टैटिक में भी यू आर फोकसिंग मोर ऑन द कोर पार्ट कि आपको एक बेसिक्स क्लियर हो ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स. So basic building block is your foundation. ठीक है? This is your foundation. Then comes the second one, which is consolidation. Here, what is happening? अब आपने जैसे एक रीडिंग कर ली फाउंडेशन में, राइट? एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट देन कंसोलिडेशन में यू आर गोइंग थ्रू द सेकेंड और थर्ड रीडिंग, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन अलॉन्ग विद PYQ मैपिंग. तो कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं दिमाग में आपके कंक्रीट हो रहा है जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यूपीएससी का एग्जैक्टली डिमांड क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है अपने कंटेंट को. ठीक है? सो हियर यू आर मोर फोकसिंग ऑन द रिटेंशन. ठीक है? रिटेंशन एंड एप्लीकेशन वो आप समझ रहे होते हो कंसोलिडेशन फेज में. ठीक है? देन कम्स द प्रैक्टिस पार्ट. ये दोनों प्रैक्टिस पार्ट है. इन वन यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेंस. तो आप क्या कर रहे हो?
you are more focusing on answer writing practice. और answer writing practice में you are focusing mainly on two things. One is completing the paper on time and meeting the demand. तो एक क्वालिटी ऑफ आंसर आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो. दिस इज योर मेन्स ओरिएंटेशन. देन comes the prelims focus, where you again you practice solving tests and PYQs along with the analysis. So you are practicing plus analyzing. So although ये same चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे, उसे एनालाइज करना है, प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस. बस हेयर योर फोकस इज ऑन मेंस, यहाँ पे आपके पास प्रिलिम्स का फोकस है. फाइन. सो दिस इज अ बेसिक फ्रेमवर्क विच एवरीबडी नीड्स टू फॉलो, नो मैटर कि वो कहाँ पे है, किस प्रिपरेशन लेवल पे है. सो लेट्स सी, अगर हम ये सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कैटेगरी वाइज. सो अगर आप बिगिनर हो, देन यू नीड मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर फाउंडेशन. ठीक है. तो फाउंडेशन में शायद आपको फाउंडेशन और कंसोलिडेशन करने में आपको लग सकते हैं लेट्स से 7 to 8 months. दिस इज अ सैम्पल टाइमलाइन, बिकॉज आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था, वर यू आर स्टूडेंट हु वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इन द स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, आप कितने ज़्यादा अवेयर हो, आप के सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितनी आपकी अवेयरनेस थी, कितनी एप्लीकेशन है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रास्पिंग लेवल ऑफ यू कि आपको कितना टाइम लगता है. बट दिस इज जस्ट एन आइडियल टाइमलाइन फॉर फाउंडेशन प्लस कंसोलिडेशन. फिर आते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले. इसमें मे बी आपने फाउंडेशन किया हुआ है, ठीक है, आपने कोचिंग किया, अटेम्प्ट दिया, तो एक बार आपने सिलेबस किया हुआ है, 1 रीडिंग इज कंप्लीटेड. तो फाउंडेशन में आपको समय नहीं देना पड़ेगा, कंसोलिडेशन में आपको समय देना है. ठीक है. सो कंसोलिडेशन में अब इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल कितना टाइम आप देना चाहते हैं. और इफ़ यू हैव फॉरगॉटन तो मे बी थोड़ा फाउंडेशन वापस से बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपने रीडिंग पे सिर्फ फोकस किया था एंड रिटेंशन पे नहीं किया था, मतलब यू वर पैसिवली रीडिंग एंड इस तरह से एक्सपोजर हुआ आपका. तो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्सपोजर, किस लेवल का था वो आपका एक्सपोजर, उसके अकॉर्डिंग. अगर एक बेसिक था, सो देन इट कम्स टू 3 to 4 months, probably 3 to 4 months फॉर योर कंसोलिडेशन. और फाउंडेशन पे अगर आपको टाइम देना है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो. देन कम्स द क्लोज टू एडवांस लेवल. हेयर अगेन आपका फाउंडेशन हुआ है, मे बी यू हैव कंसोलिडेटेड ऑल्सो, शायद बिखरा हुआ कंसोलिडेशन होगा, तो इट मे बी स्केटर्ड कंसोलिडेशन, मतलब स्केटर्ड नोट्स हैं, किसी के प्रिपेयर हैं, किसी के नहीं प्रिपेयर हैं, तो समहाउ इट्स नॉट इन अलाइनमेंट विद द प्रिपरेशन लेवल. तो आप यहाँ पे कुछ बेसिक्स पे फोकस करते हो. यू कैन देन कंप्लीटली स्किप फाउंडेशन, मतलब आपको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू कैन फोकस मोर ऑन कंसोलिडेशन एंड उसके बाद आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स फोकस पे, उस पर ज़्यादा आप फोकस कर सकते हो. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका लेवल जो है ना, उसमें किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. ठीक है. तो फर्स्ट फोकस फॉर अ बिगिनर इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड टू रिटेन इट. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी आपकी, यू नीड टू रीड इट प्रॉपरली. मतलब ऐसा पैसिव रीडिंग नहीं करनी है. आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इसकी एप्लीकेशन समझनी है, मुझे ये समझना है कि ये पूछा क्यों जा रहा है एग्जैक्टली. ठीक है. उसके बारे में आपके जैसे कीवर्ड्स आते हैं, सो मे बी योर वोकैब इज पुअर राइट नाउ, तो आप वोकैबुलरी डेवलप करेंगे. एक एक वर्ड जहाँ पे भी आप अटक रहे हो वो आप खुद से सर्च कर रहे हो, एंड देन फर्स्ट कवरेज आप कंप्लीट कर रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट कवरेज पे फोकस करना है एंड यू नीड टू फोकस मोर ऑन स्टेबिलिटी, नॉट स्पीड. ऐसा नहीं कि मुझे कंप्लीट करना है. सो मेनी अ टाइम्स पीपल डू अ मिस्टेक, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि कंप्लीशन पे फोकस करते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरीके से, तो जितनी जल्दी कवर हो जाए. मतलब एक टारगेट है कि लेट्स से बूस्ट करके दिखा रहा है कि 15 days और 20 days में मैंने पॉलिटी पूरी कवर कर ली एंड देन दिस इज एन अचीवमेंट. बट सी, जब आपकी मार्कशीट आती है तो कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि आपने कितने टाइम में क्या कंप्लीट कर लिया. योर कंप्लीशन इज नॉट देयर. आप किस तरह से उसे यूज कर पाते हो अपने कंटेंट को, वो ज़्यादा मैटर करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट कवरेज इटसेल्फ. इफ यू have a good strong understanding through the first coverage,
then you are saved for the next 2 years. Your next 2 years would become easy if you have read properly. Now comes the basic note making. Basic note making is just for you to have certain element for revision later on. तो अगर आपको जब भी आपने पढ़ा किसी बुक से बेसिक नोट मेकिंग, ये आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं और अपनी बुक में ही आप हाईलाइट या लिख सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि वो नोट मेकिंग कैसे करनी है आपको. इट्स जस्ट दैट यू नीड सम स्ट्रक्चर. आपने पढ़ा ठीक है, बट उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है. वो आप बनाते कैसे हो, ऑनलाइन बनाते हो, ऑफलाइन किसी अलग सेपरेट कॉपी पे करते हो या सेम बुक में करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. ठीक है. अब क्या चीज़ें अवॉइड करनी है स्पेसिफिकली, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी टॉपिक को ओवरडू करना. आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो मैंने बात करी थी अपने फर्स्ट वीडियो में, कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है. ठीक है. अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे देन यू विल नॉट एक्सेल इन दिस एग्जाम. ठीक है. Focus on excellence, not perfection here. So do not overdo any topic, any particular topic. You just have to do the bare minimum. बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जो हम करने लग जाते हैं. सेकेंड इज डू नॉट गो फॉर टेस्ट्स और करंट अफेयर्स इमीडिएटली. मतलब एकदम अर्ली स्टार्ट नहीं कर देने हैं टेस्ट लगाने या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना. अभी आप समझो आपके पास में अभी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं. अगर आपने न्यूज़पेपर खोला, यू डू नॉट नो कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मटेरियल फ्रॉम इट फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस. तो आप एकदम से जंप मत करो करंट अफेयर्स करने में. सेव योर टाइम. फर्स्ट डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि आपको कोर्स पता चल रहे हैं कि क्या है कोर इसका, एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो इन द सेकेंड रीडिंग प्रोबेबली, या कुछ टाइम बाद में जब आपको थोड़ा पता लग जाए. टेस्ट का भी सिमिलर है, एकदम से टेस्ट पे जंप नहीं करना है. यू कैन गो थ्रू PYQs. आपको PYQs देखने हैं, समझने की कोशिश करनी है. टेस्ट एकदम से नहीं लगाना है, नॉट डेली की एकदम डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया. यू नीड सम स्ट्रैटेजी फॉर दैट एज वेल. तो उसके लिए मे बी यू कैन स्टार्ट इनिशियली बाय गिविंग 1 day per week फॉर दिस टेस्ट एनालिसिस. की मतलब बस टेस्ट देख लिए, PYQs के क्वेश्चंस देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है UPSC. सो PYQ मैपिंग के लिए आप एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर सकते हो, और यू कैन डेडिकेट अ पर्टिकुलर स्लॉट इन योर डे फॉर दिस प्रैक्टिस, बट डू नॉट डू इट टू अर्ली. ठीक है. स्पेशली टेस्ट एंड करंट अफेयर्स. PYQs आर स्टिल गुड. PYQs तो आपने करने ही है. नाउ कम्स द इंटरमीडिएट कैटेगरी. Here what you have to do, focus on revision cycles. कि आपने, जैसे मैंने बात करी थी कि you have done the basic reading, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट द प्रॉब्लम विद यू इज रिटेंशन. आपको याद नहीं रह रही चीज़ें, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रॉब्लम हो रही है. सो इफ़ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेंस वो पूछा आप जाए आपसे, तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी है. ऑल्दो आपने पढ़ा हुआ है, आप टॉपर कॉपी देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा तो हुआ है, बट समहाउ यू कैन नॉट रिकॉल. जब आपको खुद लिखना है तो आप ब्लैंक हो जा रहे हो. आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और पेज भी ब्लैंक पड़ा हुआ है, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ. ठीक है. तो फोकस ऑन द रिविजन साइकिल ताकि आप रिटेन कर पाओ जो भी आपने पढ़ा है. देन PYQ मास्टरी पे फोकस करें जो भी टाइम है. इसमें आपको PYQs एक्सटेंसिवली करने हैं, ऐसे करने हैं कि PYQs आपके टिप्स पे हो. आप अगर क्वेश्चन देखो देन यू कैन आइडेंटिफाई, किसी टेस्ट में वो क्वेश्चन है तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये PYQ है, ये टेस्ट का सेपरेट न्यू क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ से बनाया हुआ क्वेश्चन है, वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है. PYQ मास्टरी में मेंस और प्रीलिम्स दोनों करना है, डिपेंडिंग कि आपका क्या है. मे बी आपका प्रीलिम्स इज फाइन बट मेंस में प्रॉब्लम है, तो मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. वीक एरियाज पे फोकस करना है. सो आइडेंटिफाई दैट. वो कैसे करोगे आप? टेस्ट के थ्रू कर सकते हो. ठीक है. अगर आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, सेक्शनल लगा रहे हो आप, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर देते हो. सेक्शनल टेस्ट का पर्पज़ यही होता है टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो एक स्वॉट एनालिसिस करके आप जा सकते हो वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई करके कि उन्हें मुझे कवर करना है. वीक एरियाज कैन बी रिलेटेड टू कॉन्टेंट, इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीक एरिया एक ये हो सकती है कि आप नो टाइम लगता है आपको रीड करने में, तो योर रीडिंग स्पीड इज स्लो. सो यू कैन फोकस मोर ऑन इम्प्रूविंग द स्पीड एज वेल. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे को पेपर लेंदी लगता है, स्पेसिफिकली प्रिलिम्स में जो बहुत ज़्यादा बार बार मल्टीपल फेलियर्स हो रहे होते हैं.
एक ही राउंड में पेपर कंप्लीट हो रहा है बिकॉज पेपर पढ़ने में इतना टाइम लग गया, तो मे बी यू नीड टू फोकस ऑन द स्पीड ऑफ रीडिंग। और वो कैसे होगा, आप फोकस बढ़ाओ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस इंप्रूव करना है आपने, ठीक है, फोकस इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। और अगर कंटेंट में कहीं कोई कमी है तो वो आप सेक्शनल वाइज आइडेंटिफाई कर लो। देन व्हाट यू नीड टू अवॉइड, फर्स्टली री रीडिंग एवरीथिंग। आपको क्या है, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मुझे सब स्टार्टिंग से करना है, मे बी मेरी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, मे बी मुझे पता नहीं था कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट था, मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं है, तो आप सब कुछ ही पढ़ने लग जाते हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत है। सो दैट्स वाई दिस स्वॉट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ पता है अगर, तो फिर वहाँ पे आपको बार बार री रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्किम थ्रू इट, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन डू नॉट इग्नोर मिस्टेक्स। वो मिस्टेक कैसी हो सकती है, मे बी एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे लोग कि इनिशियली जब एग्ज़ाम दूर होता है तो हमारा पेस ऐसा बहुत स्लो रहता है, वी आर कैजुअल। तो वो कैजुअलनेस की वजह से हम बहुत सारे टारगेट्स जो बनाते हैं या प्लान बनाते हैं बट उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। या फिर मिस्टेक ये भी हो सकती है कि हम सी सैट को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जीएस में पर्टिकुलर किसी टॉपिक को सोच रहे हैं कि नहीं उसके बिना ही हम तैयार कर लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो ऐसे मिस्टेक्स अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ट्राई करना है कि उन्हें इग्नोर करिए, ठीक है, अभी करना है, अभी करना है। सो ये तो हो गए इंटरमीडिएट के। नाउ कम्स द क्लोज टू एडवांस लेवल वाली कैटेगरी। हेयर यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर एनालिसिस। आपको एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज यू नीड टू फोकस मोर ऑन माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स। आपके मे बी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है एंड मेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, या फिर आपने पढ़ा था, आपने टेस्ट दिया था, स्टिल यू डिडंट गेट प्रॉपर मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। मे बी आपके टेस्ट में अच्छे आ रहे थे, वहाँ नहीं आ रहे थे। सिमिलरली प्रीलिम्स के लिए भी हो सकता है, प्रीलिम्स में भी बहुत सारे बच्चों के मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे होते हैं ज़्यादा, एंड देन फाइनल एग्जाम में नहीं आ रहे, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन एनालिसिस कि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो एग्जैक्टली क्यों हुआ है, what was your approach while you were solving that question, या फिर what were you thinking, क्या एग्जैक्टली आपका माइंडसेट था उस टाइम पे, लॉजिक सही लगाया था या नहीं लगाया था, कहीं कोई कंसेप्चुअल गैप तो नहीं था। सो एनालाइज प्रॉपरली ईच एंड एवरी टेस्ट, सो फोकस ऑन दिस। और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो PYQs आपको लिखने हैं टाइम बाउंड मैनर में, एंड देन एनालाइज कि वो कितने क्लोज हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे, ठीक है। माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंस में आपका माइक्रो इम्प्रूवमेंट का पार्ट हो सकता है मे बी आपका इंट्रो अच्छा नहीं है, ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, या बॉडी में यू आर एबल टू राइट जेनरिक आंसर्स बट आपके वैल्यू एडिशंस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप कीवर्ड्स कहीं ना कहीं मिस कर दे रहे हैं, इट्स समवेयर मिसिंग इन दी होल आंसर, मतलब आपका आंसर विजिबल नहीं है ज़्यादा, या फिर आपके कीवर्ड्स हाईलाइटेड दिख नहीं रहे हमको, बिकॉज एग्जामिनर यूजली रीड्स इन अ वर्टिकल मोड। तो अगर वर्टिकल मोड में वो आपका छुप जा रहा है, आंसर दिख नहीं रहा है, तो मे बी यू नीड टू फोकस मोर ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट एंड द आर्टिकुलेशन। तो ऐसे कुछ माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स पे आपको फोकस करना है। और फॉर प्रीलिम्स के लिए क्या हो सकता है, जैसे आप पेपर की अप्रोच में मे बी आपकी प्रॉब्लम हो, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर आइटरेशंस, या फिर आपकी कहीं पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, लास्ट में कहीं जा कर के आप ज़्यादा मार्क्स कर देते हो जस्ट टू रीच दैट 90+ वाले मार्क की, मुझे 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इस वजह से आप ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट में मार्क कर दे रहे हो, एंड देन उसकी वजह से आपका स्लाइटली कट ऑफ से कम हो जा रहा है। बिकॉज दिस यूज टू हैपन विद मी इनिशियली इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स, जब मेरे रिविजन प्रॉपर नहीं हुए थे, और मुझे क्या था कि लोगों को सुन रखा है कि 90 या 90+ हमेशा करना है। सो आई यूज टू मार्क डेलिबरेटली टू रीच दैट लेवल की लास्ट में मुझे लगता था कि मैं नहीं करूँगी, कम हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉपर कट ऑफ के पार जाएगा ही नहीं, बट वो मेरे नेगेटिव हो जाते थे। एंड दिस आई रियलाइज लेटर कि सम हाउ आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव नॉट रिवाइज प्रॉपरली। तो एक तो वो फैक्टर है, दूसरा ये मेजर फैक्टर है बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस मिथ ब्लाइंडली कि मुझे इतने एक सर्टेन लेवल ऑफ अटेम्प्ट करने ही करने हैं, राइट। तो एनालाइज थ्रू टेस्ट जो कि मैंने किया था, मैंने अपने सारे टेस्ट उठा करके पुराने एनालाइज किए थे, and then I focused on these micro improvements. Focus more on accuracy. ये इस कैटेगरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं एंड
यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस सेवरल टाइम्स, आपको थोड़ा आइडिया है, चांसेस आर दैट नाउ योर एक्यूरेसी इज हाई, तो उसको अपना स्ट्रेंथ बना के आप आगे चल सकते हो, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में भी एक्यूरेसी के बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन, एंड देन फॉर मेंस एज वेल आप फोकस कर सकते हो कि आपका डेटा अच्छा है, आप कोई स्पेसिफिक केस स्टडी लिख पा रहे हो एंड एक्यूरेटली उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो बोनस पॉइंट्स का काम करते हैं, फाइन। और अवॉइड क्या करना है आपने, यू नीड टू अवॉइड द न्यू सोर्सेज, ये नहीं कि परफेक्शनिज्म के चक्कर में अगेन आप बहुत सारे नए पीडीएफ्स, नए वीडियोस देख रहे हो, एंड मे बी बिकॉज टाइम बहुत हो गया है, देयर इज मोनोटनी इन लाइफ, और स्पेशली प्रिपरेशन के लेवल में तो आप पैसिव स्टडी कर रहे हो, पैसिव रीडिंग कर रहे हो कि ठीक है आता है, देखा हुआ है, सब कुछ देखा देखा लग रहा है, एंड स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर थिंग, ब्लेम गेम। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने हैं, ब्लेम गेम नहीं करना है, not with UPSC, not with the question paper setter, not with your parents, friends, किसी के साथ में भी ब्लेम गेम वाले चीज़ में बहुत फंसते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, तो ये अवॉइड करना है। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर डूइंग दिस, तो फिर वो ब्लंडर है, वो तो नहीं करना है। सो दिस इज अ नो फॉर एवरी कैटेगरी, ऑल्दो मैंने इधर लिख दिया था। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि आपकी जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। द डूज एंड डोंट्स आर क्लियर, फाइन। नाउ सम ऑफ द गोल्डन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो। इसके भी पहले लेट मी गिव यू अ पर्टिकुलर रोड मैप फॉर डेली, वीकली एंड मंथली। सो स्पेसिफिकली अगर आप वीकली देखो, सो यू हैव 7 days, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड इट 5+1+1 के बेसिस पे वीकली। कैसे? 5 days यू आर डूइंग एवरीथिंग इंटेंसिवली, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डीप वर्क। डीप वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग इंटेंसिवली, जो भी आपका वर्क रिलेटेड है, अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो योर प्रिपरेशन इज योर वर्क, दिस इज अ जॉब काइंड ऑफ थिंग, उसको जॉब की तरह ही आपको लेना है। तो 5 days अ वीक डू दिस इंटेंसिवली, डीप वर्क। 1 day कैन बी योर लाइटर डे, ठीक है, इस दिन यू कैन फोकस ऑन रिविजन, जो भी आपने ये 5 days में किया उस पर आप रिवाइज कर सकते हो, और यू कैन कवर अ लिटिल लोअर मतलब वर्जन, जो भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि ये लोअर साइड है, मैं आराम से बैठ के इसे कवर कर सकता हूँ। देन 1 day यू कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट टेकिंग ब्रेक तो क्या होगा, बर्नआउट होगा, एंड अनप्लान्ड बर्नआउट जो होता है ना, वो होता है आपकी वीकनेस, वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल दे पाओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे ब्रेक ले लो। अगर आपकी बैटरी लेट्स से ये 100% है, ठीक है, अगर आपकी बैटरी 60% है, ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई ये 40% कब हो रही है, 40% एंड दिस इज 10%, ठीक है। 10% पे आके ब्रेक नहीं लेना है, ओहो सॉरी, नेक्स्ट ले लेते। सी लेट्स से दिस इज 100%, ठीक है, 100% चार्जिंग लेवल फॉर यू, एंड यू आर एट 60%, ठीक है, अभी आपका ठीक चल रहा होगा 60% में। देन आप जब 40% पे आ रहे हो, एंड दिस इज 10, 40% एंड दिस इज योर 10%। जब भी आपको लगे दैट अभी ना हाफ आपका हो गया, 40% पे आप हो, जस्ट ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है अच्छा परफॉर्म करने का। 60% पे यू आर डूइंग वेल इनफ, 40% पे आपको ट्रिगर हो जाना चाहिए कि अभी आई नीड अ ब्रेक। थोड़ी देर बाद कैसे फील होगा, यू आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, मे बी दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहा है, यू हैव योर डिस्ट्रैक्शन शीट बट स्टिल है ना वो भर गई है पूरी, और आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा हो रहा है। देन टेक अ ब्रेक, इसी टाइम पे ब्रेक ले लें आप। इट कैन बी अ 5 minute ब्रेक जस्ट टू रिचार्ज योर सेल्फ, बट इस टाइम पे आप ब्रेक ले लोगे ना तो आप जल्दी कम बैक कर सकते हो। अगर आपने ये 10% पे जाके ब्रेक लिया
जब आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो आपका कम बैक नहीं हो पाएगा जल्दी. यू विल टेक मे बी 1 or 2 days, ऐसा भी होता है. तो स्पेशली फॉर बिगिनर आई एम टेलिंग कि अगर आपने एक दिन 12 से 13 घंटे दे दिए एंड सेकेंड डे फिर आपका 1 से 2 भी नहीं हो पा रहा है, मतलब आपने ये वाली गड़बड़ करी है बहुत भयंकर. ठीक है, तो ये नहीं करना है, पहले ही ब्रेक ले लेना है. आप बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लोगे, इट कैन बी 10 minutes ऑल्सो, और फिर आप सस्टेन कर पाओगे, वो ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी. वन डे एग्जाम नहीं है, आपको कई महीने साल लगाने पड़ेंगे. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू बिल्ड दैट इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर ब्रेक्स? तो हमेशा फोकस करना है कि आपकी जो भी डे वाइज टेंडेंसीज है ना, उसमें वीकनेसेस को कम करना है. वीकनेसेस को हमेशा जितना आप 1 by 1 कट करते जाओगे, उतनी बेटर आपकी कंसिस्टेंसी होगी एंड उतना बेटर आपके चांसेस होंगे कि आप क्लियर कर सकते हो ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस एग्जाम. फाइन. नाउ कमिंग टू द गोल्डन रूल्स, व्हाट आर देम? फर्स्टली PYQs शुरू से इंटीग्रेट करने हैं. जितनी जल्दी आप PYQs इंटीग्रेट करोगे अपनी प्रेपरेशन में, उतना ज़्यादा आपको समझ आने लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ना. प्रेपरेशन के दौरान किस डायरेक्शन में आपको अपनी हार्डवर्क देनी है. सो PYQs डू व्हाट? दे गिव यू डायरेक्शन फॉर योर हार्ड वर्क. एंड देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन रिटेंशन. तो रिटेंशन हमेशा ही रीडिंग से ज़्यादा होगा. रीडिंग आप कितनी भी कर लो, अगर आप रिटेन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा लॉन्ग टर्म में. ओके, सो डू नॉट बी कैजुअल इन द इनिशियल phase, because then you will feel a lot of pressure when the exam is near. Fine. Now third main thing is aptitude development. जो हम मेंस ओरिएंटेशन और प्रीलिम्स फोकस की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड ही डेवलप करना है. दैट इज द मेन एजेंडा टू प्रैक्टिस अलॉट एंड डू द एनालिसिस, ताकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए. एप्टीट्यूड माने जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो आप कर पा रहे हो, वो आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर. ठीक है, सो द एबिलिटी टू क्रॉस योर ओन पोटेंशियल वहाँ पे. देन स्ट्रैटेजी करेक्शन, ये आपको मंथली बेसिस पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा. फाइन. तो अगर जैसे आपने यहाँ पे ये वीक है आपका, ठीक है, दिस इज योर वीक, सो वीकली एनालिसिस आप इस ब्रेक में कर रहे हैं. जो भी आपने ये 1 डे का या हाफ डे का ब्रेक लिया है, हियर यू नीड टू डू योर वीकली एनालिसिस. वीक में देखना है कंटेंट वाइज कि आपने कितना कंटेंट कवर किया, कितना रिटेन किया, एंड हाउ मच यू वर एबल टू एनालाइज योर सेल्फ, और टेस्ट को भी. ये आपका वीकली एक तरह से रिपोर्ट तैयार हो गया. एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है डे वाइज, किन पे आपको एनर्जी यहाँ पे हाई फील हो रही है, कब आपको एनर्जी लो फील हो रही है. अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल बना सकते हो अपना. देन कम्स द मंथली रिव्यू. तो वीकली कर लिया, मंथली वाले में ये आपको स्ट्रैटेजी करेक्शन करना है कि मे बी आपने 4 वीक्स दिए, 4 वीक्स में आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, हर वीक में आपने देखा, देन यू नीड सम स्ट्रैटेजी करेक्शन. तो दिस कैन बी डन थ्रू रिगरस एनालिसिस फर्स्टली, एंड सेकेंड थ्रू अ गुड मेंटोरशिप. ठीक है. नाउ कम्स the very important part, which is living in present. So live in present, give your 100%. आप जितना ज़्यादा पास्ट फ्यूचर या ऐसे डे ड्रीमिंग करते रहोगे ना, आप प्रेजेंट में नहीं हो. एंड व्हेन यू आर नॉट इन प्रेजेंट, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली. आप अगर देखो जो आपके पास डे बचे हुए हैं, अगर हम उसे जस्ट एक बार देखते हैं, सो लेट्स से दिस इज द अप्रैल मंथ, फिर आपका ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, ये 2026 का कैलेंडर हो गया. ठीक है, 2026 का कैलेंडर है. 27 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम होगा. ठीक है. ओके, ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा ही कैलेंडर बनता है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया. अब आप अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अब आप देखो कब से आप स्टार्ट कर रहे हो. लेट्स सी, ये इसको देखते हैं हम मेजरली. दिस इज व्हाट वी हैव 4 months एंड 4 इधर. तो हेयर आई कंसिडर कि लास्ट के
3 मंथ्स तो आपके डेडिकेटेड हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट कैटेगरी में हो तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर प्रीलिम्स, है ना। तो अगर हम फर्स्ट 2 कैटेगरीज के हिसाब से देखें, ये तो दीज मंथ्स आर गॉन डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स फोकस। नाउ कम्स दीज 9 मंथ्स, है ना, 9 मंथ्स हैं प्रॉपरली। तो इस 9 मंथ्स में ये वाला पार्ट आपका जा रहा होगा, दिस जनवरी एंड दिसंबर स्पेसिफिकली ट्रांजिशन में जा रहा होगा। वाई सो? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं इसमें आप अपना फाउंडेशन और कंसोलिडेशन जो भी कर रहे हैं, मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स प्रीलिम्स। और बहुत सारे यहाँ तक आते आते ऐसे बैकलॉग्स भी हो जाते हैं, टेंशन्स भी होती हैं। प्रोबेबली यू विल फोकस मोर ऑन द टेस्ट्स हेयर, यहाँ पे टेस्ट और एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा होगा। सो इधर यू विल स्टार्ट योर प्रीलिम्स फ्रॉम हेयर और हेयर एंड वाइस। अगर मेंस की बात करें तो मे बी मेंस का इंटेंसिव यहाँ पे टेस्ट और एनालिसिस यहाँ चल रहा होगा। फाइन। तो अगर मैं वो भी मंथ हटा देती हूँ, ठीक है, आई एम क्लियरिंग इट ऑफ, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही इधर क्या हो रहा है। अगर हम ओवरऑल इसी को देखें 2026 में कितना है, 8 मंथ्स, ओके, दैट मीन्स यू हैव सर्टेन वीक्स। कितने वीक्स हो गए? 32, ओके। 32 वीक्स हो गए आपके, ठीक है। एंड यू हैव अ लॉट टू कवर। जीएस है, ऑप्शनल है, सी सैट भी है फॉर देम जिनको सी सैट में प्रॉब्लम होती है, तो मे बी दे वांट सम ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इट, बट मेजरली जीएस एंड ऑप्शनल देयर। फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन बोथ हैज टू बी डन। एंड सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास? मेंस की भी चीज़ें आपने अभी कवर करनी है, ओके। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको एक रियलिटी चेक रहा है मुझे कितनी चीज़ें कवर करनी है, एंड वाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, वाई डूइंग प्रॉपर एनालिसिस, मंथली रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बिकॉज मेंस में भी हमें करना है ना। तो ओवरऑल यू हैव 12 सब्जेक्ट्स, ब्रॉडली 12 सब्जेक्ट्स हैं, एंड इसे आपको एक बार रीड करना है, ठीक है, एक बार आपने रिटेन करना है, ठीक है, एंड आपने टेस्ट प्लस एनालिसिस करना है ओवरऑल। तो ये बहुत ही गोल्डन विंडो है आपके लिए, दिस इज अ गोल्डन विंडो। सो यू हैव द गोल्डन टाइम जहाँ पे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है इस फेज में। तो डेडिकेट योर होल टाइम टुवर्ड्स इट, प्रॉपर जितना भी आपने शेड्यूल बनाना है इसी के अराउंड बनाइए। इसमें यू कैन फोकस मोर ऑन द फोकस कंसोलिडेशन पार्ट मेनली, ठीक है। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है या प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है दैट वी कैन टॉक अबाउट लेटर। तो मेनली इफ यू कैन, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम अप्रैल, सो यू हैव मेनली 8 मंथ्स तो आपके पास आराम से ही हैं। सो अ बिगिनर कैन डेडिकेट दीज 8 मंथ्स टुवर्ड्स फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन बोथ, एंड एन इंटरमीडिएट पर्सन, मतलब जिसका इंटरमीडिएट कैटेगरी है वो इसको डिवाइड कर सकते हो, ओके। सो यू कैन डिवाइड ऐसे 4 मंथ्स की कैटेगरी में, एंड यू कैन फोकस मोर ऑन कंसोलिडेशन एंड योर एनालिसिस जो आपके करना है, टेस्ट एनालिसिस। सो दिस इज जस्ट अ ब्रॉडर आउटलाइन। बाकी पर्सनलाइज्ड शेड्यूल वो आप खुद बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई कैन गिव यू अ जेनरिक सैम्पल फ्लो, बट दैट वोंट बी अ गुड थिंग, क्योंकि आप उसे एज इट इज़ फॉलो नहीं कर पाओगे। यू हैव सर्टेन अदर things to consider while you form your own schedule. So this is just what I thought was needed, कि आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क हो, आपको पता हो एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, किस पे फोकस करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, राइट। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस हैज़ हेल्प्ड यू, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स या कोई भी असिस्टेंस गाइडेंस चाहिए स्पेसिफिकली, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैप योर ओन शेड्यूल, तो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको अगर मंथ वाइज प्लान भी चाहिए, मंथ वाइज स्ट्रैटेजी। सो ऑल्दो इट वुड बी अ जेनरिक वन, आई वुड अगेन एम्फेसाइज कि आपको वो पर्सनलाइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स स्पेसिफिकली। तो अपने स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना, अपने आप का कोड क्रैक करना, एंड देन अलाइन करना उसको यूपीएससी के साथ में, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन दिस प्रिपरेशन। सो जस्ट लेट मी नो
अगर आपको कुछ और असिस्टेंस चाहिए. एंड आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू. ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.